नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। 3 बजे 3 खबर में आज हम 3 अहम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में यूपी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का राजभवन के बाहर प्रदर्शन की, और फिर चर्चा करेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की। दिल्ली नगर निगम ने ताहिर हुसैन को पार्षद पद से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन इसमें दिल्ली दंगों का जिक्र नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे पुलवामा हमले में हुए नए खुलासे की। और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी नेता काफी उग्र नजर आए। नेताओं ने सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने काफी ज्यादा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया और उन्हें हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आपको बता दें कि कई विपक्षी नेता लगातार जेईई और नीट की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजभवन के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उग्र नजर आए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से सड़क पर बैठे हैं और लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, और पुलिस भी उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। राशिद, ये जो प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी का, इसके अभी नया क्या अपडेट है? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से बताया जाएगा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो सुबह आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर काफी प्रदर्शन किया था। उन्होंने बिजलीकों पर और विधानसभा के सामने, और उसी के बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होकर यहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हालांकि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दी गई थी, और यहाँ पर सभी पुलिस कर्मियों में झड़प हुई। उसके बाद सभी को हिरासत में लेकर सभी को पुलिस लाइन लाया गया है। इस वक्त की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि सभी कार्यकर्ता वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें लाठीचार्ज की हल्का बल्का प्रयोग भी करना पड़ा पुलिस को। उनको लेकर चलाए। इस वक्त हम कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, और जो कार्यकर्ता है वो भी तमाम लोग भी अंदर मौजूद है, और देखना ये होगा कि आखिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर पुलिस काफी सक्रिय इससे पहले भी रही है, लेकिन आज जिस तरह से लोग निकल कर और आकर विधान भवन के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, जिससे कहीं न कहीं जो पुलिसकर्मी है उनके अंदर लगातार इस प्रदर्शन को रोकने का प्रयास लगातार जारी था। राशिद, एक बात और है कि जब ये कार्यकर्ता इतना ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दौरान कोरोना के किसी भी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ है। वहां पर कोई भी कार्यकर्ता मास्क पहने हुए नजर नहीं आया है, और जबकि समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी के नेताओं पर लगातार ये वार करते रहते हैं कि बीजेपी के नेता सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, कोरोना का पालन नहीं करते हैं। लेकिन ये जो प्रदर्शन यूपी में हुआ है उसमें खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका पालन नहीं किया है। पूजा, यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान देखा गया है, इसमें काफी लापरवाही भी देखी गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ के चेहरे पे मास्क है, कुछ के चेहरों पे मास्क नहीं है, कुछ अंगोछा और गमछा रुमाल के सहारे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह के प्रदर्शन में लापरवाही भी साफ तौर पर देखी गई है। इसको लेकर भी पुलिस को सोचना होगा कि आखिर पहली चीज तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, कोरोना महामारी के लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग मास्क पहने हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहने। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर लापरवाही भी साफ तौर पर देखी गई है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, उस पर पुलिस की जो सक्रियता थी वो कहीं ना कहीं फेल नजर हुई है, और वो भी देखा जाएगा। क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर जहाँ एक तरफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित किया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, और ऐसे में ही यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान बिना मास्क के लोग दिखे, तो कहीं ना कहीं से इनके जो प्रदर्शन पर है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है। राशिद, एक बार और है कि ये जो एग्जाम्स है इसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स भी जो कि इसको स्थगित करने की मांग करें, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि एग्जाम्स हो। तो आपको लगता है कि इस तरीके से ये जो स्टूडेंट को लेकर या फिर इस एग्जाम को लेकर विपक्षी पार्टियों का इस तरीके से राजनीति करना कितना सही है?
जी बिल्कुल पूजा, देखिए कई बार इस तरह के जो स्टूडेंट है, जैसे पिछली बार बीएड का परीक्षा हुआ उसमें कम से कम 4 लाख कुछ अभ्यर्थी वहां पर गए, उसके बाद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लगातार वहां पर स्कूलों के अंदर भारी भीड़ परीक्षाओं के समय, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी और उनके परिजन वो जो है साबित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह की परीक्षा हो जानी चाहिए, उसकी सारी चीजें सरकार को सरकार जो है सोशल डिस्टेंसिंग में पालन करना चाहिए, लगातार सैनिटाइज करना चाहिए कमरा, उसका भी पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी इसको विरोध प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर आ गई है, इस पर कहीं ना कहीं एक चीज ये साफ तौर पर देखी जा रही है, कहीं ना कहीं से इस पर राजनीति बड़ी जोर से खेली जा रही है। क्योंकि कहीं इस तरह से प्रदर्शन स्थगित करना, सरकार से मांग करते हैं कि सरकार परीक्षा कराए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। सरकार को इस पर घेरना चाहिए इनको कि परीक्षा के दौरान पर दूरी बनवाए रखे, या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2 गज की दूरी पर ही किसी भी कार्यक्रम को दूरी करा जाए, लेकिन उसको लेकर नहीं, इन्होंने सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि इनकी परीक्षा स्थगित किया जाए। ऐसे में तमाम तरह की सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्थगित करने के पीछे इनका किस तरह का राजनीतिक विचारधारा है, किस तरह से राजनीति करें, किस तरह से सरकार को घेरता है। राशिद, कल जब सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, उसमें कई सारे जो राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, तो उसमें एक अहम मुद्दा ये भी था कि नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने को लेकर उनमें चर्चा भी की गई थी, और साथ ही इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया था कि इसको परीक्षा को स्थगित कराने को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जो प्रदर्शन किया है, क्या ऐसे समय में ये प्रदर्शन करना ठीक है? बिल्कुल, प्रदर्शन जिस तरह से लोग प्रदर्शन किया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी लेके गई, उन्होंने कहा कि नीट की और जेईई की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया कोरोना महामारी के चलते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोरोना महामारी न तो अभी ये बीमारी खत्म होने का नाम ले रही है, न ही इसकी कोई भी वैक्सीन आई है, न ही तो इस तरह से अगर स्थगित करेंगे तो स्थगित का एक समय सीमा होगी, कब तक खत्म करेंगे। अगर स्थगित करते हैं तो उन छात्रों का भविष्य क्या होगा, उन अभ्यर्थियों को क्या होगा जो इसकी परीक्षा देने के लिए बैठे हैं, जो ये सोच के बैठे हैं कि आगे चल के हमको नौकरियां मिलेगी, आगे चल के हम अपना परिवार चलाएंगे। इस पर स्थगित करने से अच्छा है एक सरकार को एक कड़ा नियम बनाना चाहिए, और वो केंद्र से ही जारी हो कि परीक्षा को स्थगित न कर एक उनको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत और उस तरह से उनको परीक्षाएं दिलानी चाहिए। राशिद, एक बात और है, ये चाहते हैं कि कोरोना महामारी ना फैले, इसके लिए परीक्षा स्थगित की जाए, लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उससे कहीं ना कहीं इन्होंने भी तो कोरोना महामारी को फैलाने का काम ही किया है, क्योंकि अगर कोई भी उसमें नेता संक्रमित होता है तो लगभग सभी नेता संक्रमित हो सकते हैं, ये बात भी तो है। तो इन्होंने भी कोरोना महामारी का कोई ख्याल तो रखा नहीं प्रदर्शन में। बिल्कुल पूजा, जिस तरह की जो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भारी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पर जाम कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी तरह से लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, एक तरफ आप कोरोना महामारी को लेकर अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में आप वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है समाजवादी पार्टी की तरफ। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोरोना संक्रमित होता है, उनके परिवार कोरोना संक्रमित होता है, क्योंकि वो लोग भी अपने परिवार के पास जाएंगे, वो लोग बिल्कुल राशिद, अगर उसमें कोरोना संक्रमित कोई भी होता है, कोई नेता, तो कहीं ना कहीं वो सभी को, ऐसा हो सकता है कि कोरोना संक्रमण सभी में फैल जाए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली हिंसा के प्रमुख आरोपी ताहिर हुसैन की पार्षद के रूप में नगर निगम सदस्यता खत्म कर दी गई है। यह निर्णय पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बुधवार को हुई बैठक में एक प्रस्ताव पास करके लिया गया। ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म करने के लिए दिल्ली दंगों का जिक्र न करके निगम की बैठकों में उसके लगातार भाग न लेने को आधार बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करने की साजिश रचने, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने और हिंसा के लिए अवैध तरीके से धन एकत्रित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर और कृष्णा नगर से निगम पार्षद संदीप कपूर ने ताहिर हुसैन की सदस्यता को खत्म करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी। इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन और दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी है।
नेताओं ने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन के कारण पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे, जिनके कारण 53 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह कहते हुए दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन का बचाव किया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है और वे हिंसा में शामिल नहीं थे। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया था कि दिल्ली हिंसा की जांच के दौरान पुलिस एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने भी दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली दंगों के आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म कर दी है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के टिकट पर वार्ड संख्या 59E से पार्षद का चुनाव जीते थे। दिल्ली दंगों में नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित कर दिया था। ताहिर हुसैन का नाम चांदबाग हिंसा, IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या और एक तीसरे मामले में आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि चांदबाग में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर की छत से पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने का आरोप लगा था। पुलिस ने ताहिर हुसैन की छत से हिंसा में इस्तेमाल किया गया सामान भी बरामद किया था और जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के प्रमुख आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ अब लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में दिल्ली नगर निगम ने ताहिर हुसैन की पार्षद के रूप में सदस्यता खत्म कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दिल्ली दंगों का जिक्र नहीं है, बल्कि वजह यह बताई गई है कि ताहिर हुसैन लगातार निगम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसकी वजह से उनको निलंबित किया गया है। बता दें कि ताहिर हुसैन पर कई सारे गंभीर आरोप हैं। आपको यह भी बता दें कि भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने निगम पार्षद संदीप कपूर ने ताहिर हुसैन की सदस्यता को खत्म करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी। इन नेताओं का आरोप था कि दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन हैं और यह भी आरोप था कि ताहिर हुसैन की वजह से ही दिल्ली में हिंसा भड़की थी और इन्हीं की वजह से 53 निर्दोषों की जान गई थी। और वहीं आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन का बचाव भी किया था। आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन का जो फंसाया जा रहा है उसका एक राजनीतिक कारण है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन का नाम चांदबाग हिंसा, IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या और एक और तीसरे मामले में सामने आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि चांदबाग में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर की छत से पेट्रोल बम भी बरामद किए गए थे। एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच में ताहिर हुसैन के घर की छत से पेट्रोल बम बरामद किए गए थे। लेकिन ताहिर हुसैन ने उसके बाद में एक वीडियो जारी भी किया था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है।
और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अब ताहिर हुसैन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ नई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ताहिर हुसैन पहले भी कह सकते हैं शक के घेरे के अंदर आए थे, क्योंकि उनके घर से जो लगातार जो कह सकते हैं कि जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया था, और वो भी एज ए प्रूफ के तौर पर उनकी छत से बरामद भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर ताहिर हुसैन के ऊपर पहले भी शिकंजा था और कहीं ना कहीं अब भी शिकंजा कसता चला नजर आ रहा है, क्योंकि अंकित शर्मा जो कह सकते हैं जो अधिकारी थे, उनकी जो हत्या का आरोप है वो भी उनके ऊपर लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जरूर ताहिर हुसैन पहले भी शिकंजे के दायरे के अंदर फंस चुके थे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाव कर रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी जो जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सीबीआई जो मांग की गई थी, और कहीं ना कहीं आप वो खुद फंसते हुए चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर हाँ, एक चीज और है, जो ताहिर हुसैन अंकित शर्मा के लिए जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, वो अब कहीं ना कहीं उनके घर से जो बरामद हुए, तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर बन रही है और कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन की जो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब लगातार ताहिर हुसैन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलवामा हमले को लेकर जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत कई खुलासे सामने आ रहे हैं। एक दिल दहला देने वाला यह हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह भी खुलासा हुआ है कि इसके लिए बाकायदा आतंकियों को ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। तालिबानी आतंकी कैंप में उन्हें विस्फोट की ट्रेनिंग दी गई थी। एनआईए की जांच में अब इस मामले में शामिल इकलौती महिला आतंकी की भूमिका सामने आई है। पता चला है कि जांच के दौरान गिरफ्तार की गई एक अकेली महिला इंशा जान इस हमले के मास्टरमाइंड फारूक की करीबी थी। उसने हर संभव तरीके से अपने साथी आतंकियों की सहायता की थी। एनआईए द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि 23 साल की इंशा जान मार्च में सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में मारे गए पाकिस्तानी बम बनाने वाले मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद उमर फारूक की साथी थी। वह उसके साथ फोन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में आई थी। एनआईए के अनुसार इंशा जान के पिता तारिक पीर को भी फारूक और उसके संबंधों के बारे में पता था। पुलवामा और आसपास के इलाकों में कई तरह की गतिविधियों में तारिक पीर ने उमर फारूक और उसके 2 अन्य सहयोगियों की मदद की थी। इसी के साथ ये भी सामने आया है कि साल 2018 और 2019 के बीच कई बार तो आतंकवादी उनके घर में ठहरे भी थे। इंशा और पीर ने उमर फारूक, समीर डार और आदिल अहमद डार को भोजन, आश्रय और अन्य रसद भी प्रदान किया था। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि इंशा जान सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी उमर फारूक को देती थी, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भतीजा था। मसूद अजहर का नाम भी पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है। उमर फारूक ने दक्षिण कश्मीर पहुंचकर छोटी मोटी आतंकी घटनाओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उसने आतंकियों को सक्रिय किया। More than 5,000 pages, but if you include digital evidence also, it will go up to 15,000 pages. Yes. Total 19 accused. Yes, total. Next hearing 1st of September. 1st of September. Vipin Kalra. Yes. How many of them are the Pakistani? How many of the Indians accused? Few person are Indian. Rest of the accused person are Pakistani. It's against Masood Azhar also. Yes. He's. आपको बता दें कि अब पुलवामा हमले पर एनआईए ने कई खुलासे किए हैं। इसमें एक महिला आतंकी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी के साथ में यह भी सामने आया है कि ये महिला आतंकियों की मदद करती थी और साथ ही सुरक्षा बलों के हर एक मूवमेंट की जानकारी उन तक पहुंचाती थी। और इसी के साथ एनआईए ने यह भी खुलासा किया है कि ये जो पूरा पुलवामा हमला था वो एक पहले से तय सोची समझी साजिश थी और इसके लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से एक टीम का गठन किया गया था और इसके लिए आतंकियों को ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान भेजा था और एक तालिबानी आतंकी कैंप में इन्हें विस्फोटक की ट्रेनिंग दी गई थी। और
इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से, संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से पुलवामा हमले में नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से एनआईए ने 13,500 पन्नों की याचिका दायर की है, उसमें कुछ खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस हमले को पहले से ही उसका ताना बाना जो है वो बुन लिया गया था और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और आईएसआई की मदद से अफगानिस्तान में जो तालिबानी संगठन है उसके पास आतंकियों को विस्फोट की जो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। क्योंकि लगातार जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के ऊपर भारत के अंदर हमले करवाने के लिए साजिशें जो हैं वो रची जाती रही हैं और उसी का ये नतीजा है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ असगर ने ये साजिश रची थी और उसमें जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें एक महिला का नाम भी शामिल है और उसने पूरी अपनी भूमिका जो है वो निभाई थी इस आतंकी हमले में और आदिल डार को चुना था इस विस्फोटक भरी गाड़ी को उड़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो ताना बाना है ये हम कहें तो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में बुना गया है और माफी चाहूंगा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई की मदद से ही इस हमले को अंजाम दिया गया है। जी रविंद्र, एक बात और इस पर लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है कि अभी तक इस जांच में इतनी देरी क्यों हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जांच में देरी की बात अगर विपक्ष उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ये भी समझना होगा कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद पूरे तथ्य जुटाने के लिए जिसकी कॉन्स्पिरेसी जो है वो पाकिस्तान में रची गई है, उसके तथ्य जुटाने के लिए समय लगता है और एक एक पॉइंट्स जो है वो 13,500 पन्नों के अंदर वो बंद है और एनआईए ने पूरा जो खुलासा जो है वो उसी 13,500 पन्नों की जो चार्जशीट बनाई है उसी में रखा है और उसी के जरिए सारे खुलासे जो है किस प्रकार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जो हैं वो लगातार, खासकर अगर बात करें भारत की तो वहां पर हमले करवाने के लिए साजिश रचते हैं, खास करके कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर साजिशें जो है पाकिस्तान द्वारा रची जाती है। तो ये कहीं ना कहीं खुलासे करने में टाइम लगता है और विपक्ष जो है उसका काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना और वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम लगता है हर चीज में, विपक्ष को ये भी चीज समझनी होगी। जी रविंद्र, एक बात और है कि इसमें एनआईए ने कहा है कि इसमें अजहर, जो मसूद अजहर है, उसका नाम साफ किया है कि कहीं ना कहीं इस आतंकी जो साजिश थी इसमें उसका नाम शामिल है। लेकिन पाकिस्तान कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो इस पर स्पष्ट तरीके से नहीं कहता है कि मसूद अजहर एक आतंकवादी है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से कहता है कि हम तो कश्मीर के अंदर जो शीत युद्ध है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, वो ये भी नहीं मानता कि वो उसके द्वारा रचा जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बदनाम हो चुका है और उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, लगातार एलओसी के ऊपर फायरिंग होती है और जो एलओसी के पार हम कहें तो लॉन्चिंग पैड जो है पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों के बनाए गए हैं, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा जो है वो उड़ाया भी गया था, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, कई आतंकी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने डिनाइल मोड में रहता है, वो सुधरने वाला नहीं है और इसी वजह से उसने यही कहा है कि हम ये चीजें जो है हमारी तरफ से नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान के शख्स जो है, खास करके हम अगर संसद हमले की बात करें तो जहां पठानकोट हमले की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान की भूमिका रही है, जैश ए मोहम्मद की भूमिका रही है। अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर अमेरिका जाके मार सकता है तो इससे बड़ी और क्या उदाहरण जो है वो सामने आएगी। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां जो है आतंकवाद की चलती हैं, यही वजह है कि लगातार वहां पर आतंकवाद का बोलबाला है। जी रविंद्र, एक बात और है कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में सोशल मीडिया का काफी जिक्र होता है, क्योंकि लगभग ये सामने आता है कि बहुत सारे आतंकवादी ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए ही ये बड़े बड़े आतंकी संगठनों के संपर्क में आते हैं। और ये जिस लड़की का ये जो नाम सामने आया, इंशा का भी, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि वो सोशल मीडिया के जरिए ही आतंकवादी संगठन के संपर्क में आई थी। तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को इसके लिए कोई कड़े कदम उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जब से 35 और 370 को हटाया था उसके बाद से लगातार कश्मीर घाटी की अगर बात करें
तो यहाँ पर इंटरनेट सेवा जो है 4G सेवा है उसको बंद कर दिया गया था। अभी 2G सेवा ही चल रही है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट में, खास करके अगर उधमपुर और बड़गाम में, वहां पर ही 4G सेवा को फिलहाल ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए 2G सेवा जो है वो लोगों को दी गई है। हालांकि लोगों को उससे परेशानी जरूर है, लेकिन आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए यही, अगर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आतंकवादी अपनी प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको उस पर लगाम लगाने के लिए ये सब चीजें जो है 2G सेवा जो है वो लोगों को दी जा रही है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो पिस रहा है। एजेंसीज को चाहिए कि कुछ और भी रास्ते अपनाएं, जिसके चलते आम लोगों की परेशानी जो है वो कम से कम हो। जी रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एनआईए लगातार पुलवामा आतंकी हमले को लेकर नए खुलासे कर रहा है और अब इस हमले की इकलौती आतंकी महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।